हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द ब्रिज में मैं सुरेश पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम जो है इस सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, इस सीरीज का फ़ायदा हमें यह है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन हमारे से स्किप नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि हम सीधे थ्योरी लगा पढ़कर अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें क्या है, हमको क्वेश्चन का लेवल समझ में नहीं आता है। आई मीन एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है, कैसे घुमाता है, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू उस थ्योरी में से निकालता है, उसको हम इमेजिन नहीं कर पाते। लेकिन जब हम थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस क्वेश्चन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या एग्जामिनर हमें किस टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये हमारे ओवरऑल इंडिया के एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, अर्थात निम्न में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन अर्थात बल आघूर्ण की जरूरत है। तो हम जानते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है हमें लोकोमोटिव में। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है लोकोमोटिव, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम क्या डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। और जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की बात आती है वहाँ पे डीसी शंट मोटर का हम यूज करते हैं। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। लोकोमोटिव के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन के लिए कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, अतः शंट मोटर का यूज किया जाता है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। ओके, और दिया है सभी मोटर का यूजेस दिया है उसमें। ओके, इसमें सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर का दिया हुआ है, यूज़ कहाँ होता है, डीसी शंट मोटर का दिया है, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का दिया हुआ है, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का दिया है। तो ये जो है कहाँ कहाँ यूज़ होती है इन मोटर का, और जो हमें आने वाला आगे वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट बोला गया है ए, यूज़ ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं हम क्रेन्स में, होइस्टर में, ट्रॉली में, और कार्स में, कन्वेयर्स में, और इलेक्ट्रो लोकोमोटिव आदि में यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। ओके, अब बात आते हैं डीसी शंट मोटर का। डीसी शंट मोटर का हम यूज करते हैं लेथ मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, फैन एंड ब्लोवर्स में, और वुड वर्किंग मशीन्स में, और मशीन्स टूल्स में, और प्रिंटिंग मशीन में हम डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड मशीन है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ओके, इसका यूज कहाँ होता है वो देखिए आप, शेयरिंग में, और शेयर में, और पंच पंच में, और कन्वेयर में, और एलिवेटर्स में, और रोलिंग मिल्स में, और हेवी प्लांट्स में जो है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। और लास्ट है हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसका यूज विशेष रूप से हम एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क के लिए करते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये चारों मोटरों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए डीसी मोटर इज टू सिलेक्टेड फॉर कन्वेयर्स विथ मोटर वुड बी प्रेफर्ड, अर्थात यदि वाहक के लिए डीसी मोटर का चयन करना है तो कौन मोटर वरीय होगा। तो उसके लिए जो है हमारा सीरीज मोटर वरीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीरीज मोटर। इसके बारे में देखिए। ओके, दिया हुआ है ऑप्शन ए, वी नाउ दैट, चूँकि हम जानते हैं कि स्पीड जो है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, आपको याद रखिए। स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूला और क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे ये काम आता है। स्पीड जो है बैक ईएमएफ के समानुपाती और
फ्लक्स के विद क्रांति होते हैं, अर्थात स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा। ये बात आप याद रखिए। चलिए, सीरीज मोटर नो लोड कंडीशन में बहुत कम धारा लेगी। यह धारा सीरीज फील्ड से होकर जाती है जिससे फील्ड फ्लक्स फाई बहुत कम हो जाता है। मोटर बहुत हाई स्पीड से चलने लगती है क्योंकि फ्लक्स जो है कम होगा तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीसी मोटर विल बी प्रेफर्ड फॉर मशीन टूल्स। मशीन टूल के लिए हम कौन से मशीन मोटर यूज़ करते हैं? हम अभी जस्ट पढ़े हैं शंट मोटर का हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंट मोटर। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। लोकोमोटिव के लिए डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं और लेथ मशीन के लिए हम कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, इसलिए शंट मोटर का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो सारे मोटर्स का यूज रिपीट करा है इसमें, इसको एक बार और हम देख लेते हैं। ओके, इसमें डीसी सीरीज मोटर क्रेन्स, होइस्टर, ट्रॉली, कास, कन्वेयर, इलेक्ट्रोमोटिव आदि में। उसके बाद में है डीसी शंट मोटर का लेथ मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, फैन एंड ब्लोवर में और वुड वर्किंग में और मशीन टूल्स में और प्रिंटिंग मशीन में यूज़ करते हैं। थर्ड है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसका यूज जो होता है हमारा शेयर में, पंच में, कन्वेयर में, एलिवेटर्स में, रोलिंग मिल में और हेवी प्लांट में यूज़ करते हैं। और फोर्थ नंबर है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जिसका यूज़ हम एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क के लिए करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर कैन फाइंड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग, अर्थात भिन्नक संयुक्त डीसी मोटर में इसके योग्य कार्य होते हैं, तो इसमें होता है लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ चल जाएगा, लो स्टार्टिंग टॉर्क। चलिए, इसके बारे में देख लीजिए। दिया है बी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर टॉर्क ऑफ द डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, अर्थात डीसी शंट मोटर के आर्मेचर एंटन अर्थात टॉर्क इससे समानुपाती होता है, तो ये होता है आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, आर्मेचर करंट ओनली। चलिए, इसमें देखिए आप, आर्मेचर टॉर्क जो होता है डीसी शंट मोटर के लिए जो होता है, शंट टॉर्क को समानुपाती होता है आर्मेचर करंट के, और डीसी सीरीज मोटर के लिए जो होता है सीरीज टॉर्क समानुपाती होता है आर्मेचर करंट और फ्लक्स के। और नंबर 3 है इंडक्शन मोटर के लिए जो होता है इंडक्शन टॉर्क हमारा होता है समानुपाती होता है फ्लक्स और I2 cos फाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन्स विल ऑफर मिनिमम इफिशिएंसी, विल ऑफर मिनिमम इफिशिएंसी, अर्थात निम्न में से डीसी मशीन की गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति, ये मिनिमम है, मिनिमम दक्षता प्रदान करती है, तो मिनिमम दक्षता प्रदान करती है हमको आर्मेचर कंट्रोल मेथड, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ओके, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ओके, दिया है ऑप्शन सी, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करके स्पीड कंट्रोल किया जाता है। इस विधि में पावर लॉसेस अधिक होता है, इसलिए इस विधि में मिनिमम इफिशिएंसी प्राप्त होती है, जबकि वार्ड लियोनार्ड मेथड में मैक्सिमम इफिशिएंसी प्राप्त होती है, ये याद रखना है हमको। और जहाँ वाइल्ड रेंज को कंट्रोल करना हो वहाँ पे हम वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नेसेसरी द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर, अर्थात एसी मोटर की तुलना में निम्न में से कौन सा डीसी मोटर का ज़रूरतन
फ़ायदा नहीं है। तो इसमें देखते हैं लो कॉस्ट, तो लो कॉस्ट तो होता नहीं, इसका हाई कॉस्ट होता है। फिर दिया है वाइड स्पीड रेंज, ये होता है। फिर स्टेबिलिटी ये भी होता है, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये भी होता है, लेकिन लो कॉस्ट नहीं होता है। ओके, इसका हाई कॉस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, लो कॉस्ट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। दिया है ऑप्शन ए, डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क एसी मोटर की अपेक्षा उच्च होता है, तथा साथ ही साथ डीसी मोटर को रेटेड स्पीड के एबोव एवं बिलो बहुत ही आसानी से स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, तथा इसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है। डीसी मोटर में क्यूमुलेटर, कार्बन ब्रशेस, क्यूमुलेटर सेगमेंट आदि लगे होने के कारण डीसी मोटर एसी मोटर की अपेक्षा महंगी होती है, और डीसी मोटर फुल्ली क्लोज्ड होती है। इसका फ्रेम जो होता है, बॉडी फ्रेम योक, वो फुल्ली क्लोज होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए डीसी शंट मोटर इफ द एक्साइटेशन इज चेंजेड, अर्थात डीसी शंट मोटर का यदि उद्दीपन बदल दिया जाता है तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा टॉर्क बदल जाता है, लेकिन विद्युत शक्ति जो होता है, पावर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर, वो कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ चलेगा, टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन्स कांस्टेंट, अर्थात एंटन बदल जाएगा, अर्थात टॉर्क बदल जाएगी, लेकिन विद्युत शक्ति स्थिर रहेगी। इसके बारे में देखिए डिटेल। ओके, दिया हुआ है फ्लक्स कंट्रोल मेथड बी, इसमें टी बराबर जो होता है हमारा के, जो कि एक नेतांक है, फाई के बराबर के फाई और आर्मेचर करंट के बराबर होता है। और फ्लक्स को रेटेड फ्लक्स से घटाया ही जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि फ्लक्स बढ़ाने से वाइंडिंग सेचुरेट हो जाएगी, इसलिए फाई घटेगा पर टॉर्क घटेगा, एंड जो ओमेगा है वो बढ़ेगा। ओके, और फाइनली क्या है, यह कांस्टेंट पावर एंड वेरिएबल टॉर्क मेथड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर व्हील, अर्थात यदि डीसी शंट मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो मोटर का बैक ईएमएफ होगा। तो स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड एन बराबर बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, और ओपन में फाई होती है। तो स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, अर्थात इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बारे में देखिए ऑप्शन ए, वी नाउ दैट बैक ईएमएफ फाई जेड, फाई फ्लक्स, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, एन स्पीड और पी पोल अपॉन 60 इंटू ए होता है, अर्थात स्पीड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर का बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, विच मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड, अर्थात भार रहित नो लोड स्थिति में कौन सा मोटर आरंभ नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है हम सीरीज मोटर को नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी जो है मोटर हाई स्टार्टिंग स्पीड होती है, इसलिए नो लोड पर इसको स्टार्ट नहीं करते हैं, नहीं तो इन्फिनिटी स्पीड पर चल जाएगी। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, दिया हुआ है, वी नाउ दैट, ये स्पीड का फॉर्मूला है। ओके, डीसी सीरीज मोटर का फील्ड फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है, और नो लोड पर लोड करंट कम होती है, अर्थात फील्ड फ्लक्स भी कम होगा, और 5 कम होने पर डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, इसलिए डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज प्रेफर्ड, अर्थात
स्थिर एंटर अर्थात स्थिर बल आघूर्ण चालन के लिए कौन सा गति नियंत्रण तरीका वरीय है? तो उसके लिए जो है हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड को प्रायोरिटी देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, दिया है ऑप्शन बी बैक ईएमएफ बराबर होता है मोटर में वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इनटू रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, तो कांस्टेंट लोड पर आर्मेचर करंट कांस्टेंट होती है, इसलिए कांस्टेंट टॉर्क एवं वेरिएबल पावर मेथड के लिए आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर रिजल्ट, अर्थात डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो इसके क्या होगा, इंक्रीज स्पीड जो है वो वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंक्रीज इन स्पीड, तो गति में वृद्धि हुई। ओके, तो इसमें देखते हैं डिटेल इसका। ओके, दिया है ऑप्शन बी डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन से मेन फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है जिससे स्पीड बढ़ जाती है। ओके, डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है, मेन फ्लक्स जो है रिड्यूस हो जाता है जिससे स्पीड बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शंट डीसी मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर विल रिवर्स व्हेन, अर्थात डीसी शंट मोटर में मोटर के रोटेशन की दिशा कब बदली जा सकती है? तो वो कब बदल जा सकती है, या तो हम फील्ड टर्मिनल को बदल दें या आर्मेचर टर्मिनल को बदल दें, दोनों में से किसी एक को बदलकर मोटर के रोटेशन की गति को हम बदल सकते हैं। यदि हम फील्ड टर्मिनल को बदल दिए और उसी समय हम आर्मेचर टर्मिनल बदल, दोनों को बदल देंगे तो स्पीड वही रहेगी, ये बात भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइदर फील्ड टर्मिनल आर रिवर्स और आर्मेचर टर्मिनल आर रिवर्स, या तो फील्ड टर्मिनल को बदल दे या आर्मेचर टर्मिनल को बदल दे, एक समय में किसी एक को ही बदलना चाहिए। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए आइदर फील्ड टर्मिनल आर रिवर्स और आर्मेचर टर्मिनल आर रिवर्स, अर्थात जिसमें डीसी मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डीसी शंट मोटर स्पीड कंट्रोल बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस वेरिएशंस इज बेस्ट सूटेड फॉर, अर्थात डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर प्रतिरोध परिवर्तन द्वारा गति नियंत्रण इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो होता है हमारा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव अर्थात नियर टॉर्क ड्राइव के लिए। इसके बारे में डिटेल में देखिए। चलिए, दिया है ऑप्शन सी डीसी मोटर के लिए आर्मेचर प्रतिरोध परिवर्तन द्वारा गति नियंत्रण करने के लिए इसके लिए सर्वाधिक नियत टॉर्क उपयुक्त है। इस विधि द्वारा सर्कन गति प्राप्त की जा सकती है तथा मोटर की निर्धारण गति से कम कोई भी गति प्राप्त की जा सकती है तथा इच्छित बलाघूर्ण प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द लोड करंट एंड फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर आर kept constant if the supply voltage is increased by 20% its speed will, अर्थात किसी डीसी मोटर के भार करंट और फ्लक्स को नियत रखा जाता है। यदि आर्मेचर वोल्टेज को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति होगी, तो गति भी 20% बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इंक्रीज बाय 20%। ओके, 20% वृद्धि होगी। वो क्यों होगी वो आप इसमें देख लीजिए। ओके, चलो ऑप्शन बी किसी डीसी मोटर के भार करंट और फ्लक्स को नियत रखा जाता है। यदि आपूर्ति वोल्टेज 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति भी 20% बढ़ जाएगी।
रीज़न ये है कि स्पीड जो है वोल्टेज के समानुपाती होती है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने पर इसकी गति भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लिफ्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज, अर्थात लिफ्ट के लिए निम्न में से किस प्रकार के डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो लिफ्ट के लिए हम सीरीज मोटर का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीरीज मोटर। इसके लिए देखिए डिटेल में, ऑप्शन ए, लिफ्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग होता है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभ बलाघूर्ण अधिक होता है। इन मोटरों का प्रयोग विद्युत संकर्षण में भी किया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल इज कंसिडर्ड as suitable in case the DC machine is driven at, अर्थात आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण को उपयुक्त माना जाता है यदि डीसी मशीन चलाया जाता है। तो चलाया जाता है कब? जब कांस्टेंट टॉर्क पर चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, कांस्टेंट टॉर्क। चलिए इसके बारे में देखिए, ऑप्शन ए, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण को उपयुक्त माना जाता है यदि डीसी मशीन नियत टॉर्क पर चलाया जाता है, अतः TA समानुपाती होता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। स्थिर बल आघूर्ण प्राप्त करने के लिए क्षेत्र धारा का मान बढ़ेगा, फलस्वरूप फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with 100% inductive shunt compensation the voltage profile is flat for, अर्थात 100% इंडक्टिव शंट कंपेंसेशन के साथ वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट होती है, तो वो होती है जीरो लोडिंग ऑफलाइन के बराबर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरो लोडिंग ऑफलाइन, अर्थात लाइन के शून्य लोडिंग के लिए। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, ऑप्शन सी, लाइन के शून्य लोडिंग के लिए 100% इंडक्टिव शंट कंपनसेशन के साथ वोल्टेज प्रोफाइल फ्लॉप होती है। नेक्स्ट है, द क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर फॉर लार्ज साइज डीसी मशीन्स आर, अर्थात बड़े आकार के डीसी मशीन के लिए कंडक्टर का तिर्यक काट होता है, तो वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर, अर्थात आयताकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, चलिए दिया है बी, बड़े आकार के डीसी मशीन के लिए कंडक्टर का तिर्यक काट आयताकार होता है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक कोर आर मेड ऑफ देन लाइटली इंसुलेटेड लेमिनेशंस टू रिड्यूस, अर्थात मैग्नेटिक कोर थिन एवं लाइट इंसुलेटेड लेमिनेशन की होती है जिससे कि निम्न का मान कम हो। तो हम लेमिनेशन किसके लिए करते हैं? हम ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन में डी में दिया हुआ है ईडी करंट लॉस। इसके बारे में देख लीजिए, ओके, दिया है ऑप्शन डी, कोर का प्रयोग मैग्नेटिक कपलिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। कोर की पतली पतली परतों को वार्निश के इंसुलेशन द्वारा अलग किया जाता है। कोर को लेमिनेटेड करने से ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, और ईडी करंट लॉस के लिए फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखेंगे, डब्ल्यू बराबर बी मैक्स फ्रीक्वेंसी का एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी वाट में होता है, जहाँ पे जो होता है बी मैक्स जो होता है हमारा वो फ्लक्स डेंसिटी होती है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है, टी थिकनेस ऑफ लेमिनेशन होता है और वी वॉल्यूम ऑफ कोर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2, अर्थात डीसी मशीन में ए का मान 2 होता है। तो 2 होता है हमारा वेव वाइंडिंग में, और लेव वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ के बराबर होता है। तो 2 बोला गया है तो ये होता है
वेव वाइंडिंग, फॉर वेव वाइंडिंग अर्थात वेव वाइंडिंग हेतु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ओके, और इसके बारे में डिटेल देख लीजिए, दिया है ऑप्शन बी, डीसी मशीन में ए समांतर पथों की संख्या होती है। फॉर वेव वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। ओके, और लेफ्ट वाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड आर टाइप ऑफ विच मशीन्स। तो सेपरेटली एक्साइटेड और, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक्सटर्नली एक्साइटेड एवं सेल्फ एक्साइटेड ये किस प्रकार के मशीन के प्रकार होते हैं। तो ये दोनों जो होता है हमारे डीसी मशीन के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीसी मशीन। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके डिटेल में देखिए। ऑप्शन ए, डीसी मशीन में 2 तरह के एक्साइटेशन प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। इसमें क्या होता है, जब मशीन के फील्ड वाइंडिंग को किसी अन्य सोर्स जैसे बैटरी से एक्साइटेड किया जाता है तो इसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। नंबर 2, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। जब मशीन की फील्ड वाइंडिंग मशीन के आर्मेचर में इंड्यूस ईएमएफ के द्वारा ही करंट प्राप्त करती है तो उसे सेल्फ एक्साइटेशन डीसी मशीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्मेचर रिएक्शंस ऑफ ए अनसेचुरेशन डीसी मशीन्स अर्थात असंतृप्त डीसी मशीन्स की आर्मेचर प्रतिक्रिया है। तो असैचुरेशन की कंडीशन क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है उसमें। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या होता है, जो है हमारा फील्ड फ्लक्स मेन फ्लक्स को 90 डिग्री पर काटता है, ये आपको याद रखना है। और डीमैग्नेटाइजिंग में 180 डिग्री पर काटता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए इसमें दिया हुआ है, ए डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आर्मेचर फ्लक्स। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जब आर्मेचर फ्लक्स जब मेन फ्लक्स को 90 डिग्री पर प्रभावित करता है जिससे मेन फील्ड फ्लक्स विकृत अर्थात डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। और सैचुरेशन से पहले तक आर्मेचर रिएक्शंस में केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है यार। ओके, सैचुरेशन से पहले तक आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन में केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, ये भी याद रखना है आपको। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरा है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आर्मेचर फ्लक्स जो मेन फ्लक्स को सीधे 180 डिग्री पर काटता है। ओके, सीधे 180 डिग्री पर काटता है तो उसे क्या कहता है हम, मेन फील्ड फ्लक्स का मैग्नेटाइजिंग कम हो जाता है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाई वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट्स द स्पीड ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज, अर्थात आर्मेचर की विद्युत धारा के उच्च मान के लिए एक डीसी श्रृंखला मोटर की गति कैसी होती है। तो उसकी गति जो होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर्मेचर करंट के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, अर्थात आर्मेचर विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन बी, आर्मेचर धारा के उच्च मान के लिए दिष्ट धारा श्रृंखला मोटर की गति आर्मेचर विद्युत धारा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, जो कि आपको इस फॉर्मूला में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्लक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर रिड्यूस इट्स स्पीड विल बी, अर्थात यदि डीसी श्रृंखला मोटर में फ्लक्स का प्रवाह कम होता है तो उसकी गति होगी। तो उसकी गति क्या होती है, 0 और अनंत के बीच होती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बी बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, अर्थात 0 और अनंत के बीच होगी। इसके बारे में देखिए डिटेल में, डीसी श्रृंखला मोटर में फ्लक्स का मान कम करने पर
मोटर की गति असमान रूप से बढ़ती है जो 0 से अनंत के बीच हो सकती है, और स्पीड का फॉर्मूला है। ओके, एन जो होता है बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है स्पीड, और फ्लक्स के विपरीत होता है। स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द डीमैग्नेटाइजेशन द डिसएडवांटेज ऑफ मशीन्स कम्यूटेशंस आर, अर्थात मशीन परिवर्तन में क्या असुविधा होती है। ओके, क्या होता है इसमें जो होता है हमारा लार्ज मशीन साइज होता है, बड़े आकार की मशीन हो जाती है, और जो होता है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्पीड रेंज, अर्थात गति सीमा पर प्रतिबंध लग जाता है। तो ये दोनों हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों। इसके बारे में देख लेते हैं। दिया हुआ है ऑप्शन सी, मशीन कम्यूटेशन में निम्न असुविधाएं होती है। नंबर 1 है, मशीन में कम्यूटेटर लगे होने के कारण मशीन का आकार बड़ा हो जाता है, अतः मशीन की लागत भी बढ़ जाती है। नंबर 2, कम्यूटेशन क्रिया के कारण मशीन की गति सीमित होती है, क्योंकि ज़्यादा गति पर मशीन कम्यूटेटर में चिंगारी उत्पन्न होती है जो ब्रशों को खराब कर देती है। नेक्स्ट है हमारा, वेरिएबल स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विथ, अर्थात किसके साथ चर गति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चर गति को किसके साथ प्राप्त नहीं किया सकता बोला गया है, तो इसमें जो हम सॉफ्ट स्टार्टर के साथ में नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोलर, अर्थात शिथिल स्टार्टर नियंत्रक के साथ में हम सॉफ्ट गति को प्राप्त नहीं कर सकते, चर गति को प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिटेल देखिए, स्टार्टर का कार्य केवल मोटर को स्टार्टिंग के समय धारा को नियंत्रित करना एवं नो लोड तथा ओवरलोड की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करना है, अतः सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोल द्वारा चर गति प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ एक्यूपेंसी सेंसर्स इज वेल सुटेड फॉर, अर्थात अधिकार संवेदक ऑक्यूपेंसी सेंसर का अनुप्रयोग अच्छी तरह से किसके अनुकूल होता है। तो इसका किसके अनुकूल होता है, तो वो हमारा इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाएगा, कमरे में गति या शोर संसूचक के लिए, अर्थात मूवमेंट फॉर नॉइस डिटेक्टर इन रूम स्पेस। इसके बारे में डिटेल में देखिए, ऑप्शन डी, कमरे में गति या शोर संसूचक के लिए अधिकार संवेदन का अनुप्रयोग अच्छी तरह से अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर इज, अर्थात डीसी मोटर का निर्माण होता है। तो मेनली डीसी मोटर का निर्माण जो होता है हमारा डीसी जनरेटर के समान ही होता है, लेकिन उसका क्या होता है, डीसी जनरेटर का जो योक होता है वो ओपन टाइप का होता है और मोटर का फुल्ली क्लोज टाइप का होता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में, सिमिलर बट डिफरेंट इन फ्रेम कंस्ट्रक्शंस, अर्थात समान परंतु फ्रेम के निर्माण में भिन्न होता है। ओके, डिटेल में दिया है ऑप्शन सी, डीसी मोटर का निर्माण डीसी जनरेटर की तरह ही होता है, परंतु डीसी मोटर का फ्रेम पूरी तरह से बंद एवं सुरक्षित तरीके का बनाया जाता है, जबकि जनरेटर का फ्रेम खुला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्टर इज नेसेसरी टू स्टार्ट ए डीसी मोटर बिकॉज, अर्थात एक डीसी मोटर को चालू करने के लिए एक स्टार्टर आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है, ये हमारी स्टार्टिंग करने को लिमिट करता है, जो सेफ वैल्यू तक करता है वो मोटर को चलने से बचाता है। ओके,
तो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, इट लिमिट्स द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू। इसके बारे में देखिए ऑप्शन नंबर डी, एक डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय विरोधी विद्युत वाहक बल का मान लगभग शून्य होता है, अतः आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का मान अधिक होने से मोटर जल सकती है। अतः स्टार्टर के प्रयोग से धारा के मान को एक सुरक्षित मान तक सीमित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए रनिंग शंट मोटर सडनली ब्रेक्स ओपन। अर्थात क्या होगा यदि परिचालित हो रही पार्श्व कुंडलित मोटर का क्षेत्र कुंडल टूटकर खुल जाता है। अगर जब टूटकर खुल जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इट स्पीड बिकम्स डेंजरसली हाई। अर्थात इसकी गति खतरनाक रूप से तीव्र हो जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में। ऑप्शन बी, यदि शंट मोटर की गति की अवस्था में क्षेत्र कुंडलन टूट कर खुल जाता है तो फील्ड फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा तो गति इन्फिनिट हो जाएगी। ओके, फ्लक्स शून्य होगा तो गति इन्फिनिट हो जाएगी। ओके, मोटर की गति असमान रूप से बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इंक्रीज द बैक ईएमएफ इज। अर्थात यदि एक डीसी पार्श्व कुंडलन मोटर की गति बढ़ जाती है तब बैक ईएमएफ हो जाएगा। तो हम जानते हैं, आपको बताया था कि एन बराबर बैक ईएमएफ अपॉन 5 होता है, तो स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा। डिटेल में देखिए। चलिए दिया है ऑप्शन ए, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। चलिए तो इसमें जब क्या होता है, हमारा 5 कांस्टेंट हो तो बैक ईएमएफ समानुपाती होता है हमारा स्पीड के। अतः डीसी पार्श्व में क्या होता है, बैक ईएमएफ समानुपाती होता है स्पीड के। मोटर की गति बढ़ने पर विरोधी विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक बल गति के सीधे समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी मशीन विथआउट इंटरपोल टू गेट कम्यूटेशंस इम्प्रूव्ड द ब्रश शिफ्ट एंगल मोस्ट बी। अर्थात बिना इंटरपोल वाले डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन में सुधार करने के लिए ब्रश के विस्थापन के कारण कोण अवश्य होना चाहिए। तो वो क्या होता है, हमारा लोड के परिवर्तन के साथ बदलता हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, वेरिएट विथ चेंज इन लोड। अर्थात लोड के परिवर्तन के साथ बदलता हुआ होना चाहिए। इसके बारे में देख लीजिए। ओके, डिटेल में दिया हुआ है। ऑप्शन ए, बिना इंटरपोल वाले डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक बहुत ही खराब होता है, क्योंकि लोड धारा के बदलने के साथ एमएन की स्थिति भी बदल जाती है। अतः ब्रश की स्थिति भी लोड धारा के साथ परिवर्तनीय होनी चाहिए, तभी दिक् परिवर्तन में सुधार संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर इज जनरली restricted to a few load speed applications. It is due to which of the following factors? अर्थात डीसी मोटर का अनुप्रयोग आमतौर पर कुछ भार के गति अनुप्रयोग तक सीमित है। ऐसा निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण होता है? चलिए किसके कारण होता है देख लेते हैं। तो इसमें जो होता है, ये प्रॉब्लम जो होता है वो यांत्रिक दिक् परिवर्तन के साथ समस्या के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ चल जाएगा, द प्रॉब्लम्स विथ मैकेनिकल कम्यूटेशंस। अर्थात यांत्रिक दिक् परिवर्तन के साथ समस्या के कारण। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में दिया हुआ है ऑप्शन बी,
यांत्रिक दिक् परिवर्तक की समस्या के कारण डीसी मोटरों का अनुप्रयोग सीमित है, क्योंकि दिक् परिवर्तक के कारण मशीन का भार, साइज एवं लागत के साथ दिक् परिवर्तक की दक्षता भी घटती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय प्रोवाइडिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज फील्ड इन ए डीसी सीरीज मोटर, स्पीड अबव नॉर्मल कैन बी ऑब्टेन्ड बिकॉज, अर्थात श्रृंखला में संपूर्ण श्रृंखला क्षेत्र अर्थात डाइवर्टर्स में एक चर प्रतिरोध प्रदान करके सामान्य गति से अधिक प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है और स्पीड बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लक्स इज रिड्यूस। चलिए इसके बारे में देखिए डिटेल में। ऑप्शन बी, श्रेणी फील्ड डायोटर के प्रयोग से श्रेणी क्षेत्र में प्रवाहित धारा का मान कम हो जाता है, जिससे फ्लक्स का मान भी कम हो जाता है, अतः मोटर की गति सामान्य गति से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है, ए सीरीज मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड, इट इज बिकॉज, अर्थात एक श्रृंखला वाले मोटर को बिना भार के चालू नहीं किया जाना चाहिए। इसकी वजह यह है, तो इसकी वजह क्या होती है कि बिना भार के चलाने पर जो हमारे सीरीज मोटर है वो हाई स्पीड में चलने लगती है। ओके, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चलने लगती है, इसलिए उसको नो लोड पर नहीं चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, मोटर की गति बहुत अधिक होगी। ओके, द स्पीड ऑफ द मोटर विल बी वेरी हाई। डिटेल में देखते हैं, दिया है ऑप्शन बी, नो लोड की स्थिति में श्रेणी मोटर में भार धारा का मान शून्य होता है। चूंकि श्रेणी क्षेत्र भी आर्मेचर के श्रेणी में होता है, अतः क्षेत्र धारा का मान भी शून्य होता है, अतः फ्लक्स का मान भी शून्य हो जाता है एवं मोटर की गति बहुत अधिक लगभग अनंत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर डिजाइनेड टू हैव द मैक्सिमम इफिशिएंसी एट, अर्थात विद्युत मशीनों को किस स्थिति में अधिकतम दक्षता पर कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसको क्या आता है, पूर्ण भार के निकट के लिए, फुल लोड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियर अबव फुल लोड, अर्थात पूर्ण भार के निकट। इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया है ऑप्शन सी, विद्युत मोटरों का पूर्ण भार पर अधिकतम दक्षता पर कार्य करने हेतु तैयार किया जाता है। पूर्ण भार पर मोटर की दक्षता उच्च होती है। नेक्स्ट है, इन डीसी मशीन, अर्थात एक डीसी मशीन में क्या होता है, डीसी मशीन में हम बल आघूर्ण और प्रेरित ईएमएफ का उत्पादन हम मोटर और जनरेटर दोनों में कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, टॉर्क एंड इंड्यूस ईएमएफ आर प्रोड्यूस्ड बोथ इन मोटर एंड जनरेटर, अर्थात बल आघूर्ण और प्रेरित ईएमएफ का उत्पादन मोटर और जनरेटर दोनों में किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में देखिए, ऑप्शन ए, एक डीसी मशीन में प्रेरित ईएमएफ का उत्पादन तथा बल आघूर्ण तथा मोटर जनरेटर दोनों में होता है। जनित्र में T1 बराबर TA प्लस T0, प्रायः TA तथा T0 प्रथम चालक का बल आघूर्ण T1 के घटकों को सूचित करता है। E बराबर जनरेटर की कंडीशन में होता है, E अर्थात EMF, V प्लस आर्मेचर करंट, वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, और मोटर के केस में बैक EMF होता है, और वो वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा है जनरेटर के लिए और मोटर के लिए, इन फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट का है हमारा, द टर्मिनल बोर्ड ऑफ ए मोटर इज as shown in the diagram, which type of motor is this, अर्थात
एक मोटर के टर्मिनल बोर्ड को आरेख में दिखाया गया है। यह मोटर किस प्रकार का है? तो यह मोटर है हमारा कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग वाला इंडक्शन मोटर। ओके, कौन सा है ये वाला? हमारा कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग वाला इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, ए इंडक्शन मोटर विथ कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग, अर्थात दिक् परिवर्तक ध्रुव कुंडली के साथ एक प्रेरण मोटर। इसके बारे में देख लीजिए। ओके, ऑप्शन ए दिया है, दिए गए चित्र में दिक् परिवर्तक ध्रुव कुंडली के साथ एक प्रेरण मोटर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of DC machine convert the alternating current induced in armature conductors into unidirectional current in the external load circuit? अर्थात एक्सटर्नल लोड सर्किट में डीसी मशीन का कौन सा पार्ट आर्मेचर कंडक्टर में प्रेरित अल्टरनेटिंग करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में रूपांतरित करता है? तो ये जो होता है हमारा कम्यूटेटर करता है, जो हम सभी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कम्यूटेटर। इसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर की सहायता से आर्मेचर में प्रेरित प्रतिवर्ती धारा को डीसी धारा में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि डीसी मशीन के आर्मेचर में एसी प्रेरित होता है, उसको डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे। डीसी मशीन में कम्यूटेटर की सहायता से आर्मेचर में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि डीसी मशीन में के आर्मेचर में एसी प्रेरित होता है। ओके, आर्मेचर के अंदर चाहे डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन, उसके अंदर आर्मेचर ही हो, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। वो तो कम्यूटेटर के माध्यम से जब हम डीसी देते हैं तो डीसी को वो डीसी मशीन में डीसी देते हैं करंट, तो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके कम्यूटेटर के अंदर काम करता है। ओके फ्रेंड्स, और डीसी जनरेटर में क्या होता है, वो एसी देता है और कंप्यूटर उसे डीसी कन्वर्ट करके देता है। तो मेनली अंदर जो होता है वो एसी करंट ही होता है, बाहर डीसी होता है या एसी होता है। ओके, तो क्या बोला गया है, प्रेरित प्रतिवर्ती धारा को डीसी धारा के प्रेरित कर देता है, क्योंकि डीसी मशीन के आर्मेचर में एसी प्रेरित होता है। उसको डीसी में बदलने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन द मोटर शॉफ्ट इन डैश मोटर, अर्थात डैश मोटर में मोटर शॉफ्ट पर फ्लाईव्हील को माउंट किया जाता है। तो वो क्या आता है, कंपाउंड में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा कंपाउंड। इसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन है, मोटर शाफ्ट पर फ्लाईव्हील को माउंट कंपाउंड मोटर में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक दिष्ट धारा शंट मोटर पंखों को चलाने के लिए योग्य है, क्योंकि डैश की आवश्यकता होती है। इसमें हमारे होता है, इसलिए शंट मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो आरंभिक बल आघूर्ण होता है वो मतलब कांस्टेंट होता है लगभग, और इसकी स्पीड भी कांस्टेंट होती है और वोल्टेज भी स्थिर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, आरंभ में अल्प बल आघूर्ण और साथ में व्यवहारिक स्थिर वोल्टता। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी डिटेल में देख लेते हैं। डीसी शंट मोटर पंखों को चलाने के योग्य है, क्योंकि डीसी शंट मोटर आरंभ में अल्प टार्क और कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 243। ओके फ्रेंड्स, इसमें दिया है, इनमें से किन अनुप्रयोग के लिए एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर को अधिक मान्यता दी जाती है? तो उसमें जो है हमारा परिवर्ती गति ऑपरेशन के लिए डीसी मोटर को प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, उसमें उसकी स्पीड कंट्रोलिंग अच्छी होती है, उसकी गति परिवर्तनशील अच्छा होता है, उसका कंट्रोलिंग अच्छा है, बस उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो हमको पूछा गया कि डीसी मोटर को अधिक मान्यता दी जाती है क्यों एसी की तुलना में, तो
तो उसकी परिवर्ती गति ऑपरेशन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका डिटेल देखिए। ओके, दिया हुआ है ऑप्शन ए, अनुप्रयोग के लिए दिए गए एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर को अधिक मान्यता दी जाती है क्योंकि डीसी मोटर के द्वारा परिवर्ती गति ऑपरेशन तथा उस प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त होता है तथा उनका गति नियंत्रण भी आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 230 वोल्ट डीसी मोटर takes a current of 40 ampere and run at 1100 rpm. If armature and shunt field resistance are 0.25 ohm and 230 ohm respectively, the back EMF will be। अर्थात एक 230 वोल्ट डीसी मोटर 40 एम्पियर विद्युत धारा का खपत करता है तथा 1100 आरपीएम पर चलता है। यदि आर्मेचर तथा शंट फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.25 ओम एवं 230 ओम हो तो पश्च ईएमएफ होगा। तो पश्च ईएमएफ अर्थात बैक ईएमएफ होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें बैक ईएमएफ जो रहेगा हमारा, बैक ईएमएफ हमारा ऑप्शन ए के अनुसार 220.25 वोल्ट हो जाएगा। और ये इसमें सारे संख्या दी हुई है, इसको आपको सोल्व करना है। ओके, इसमें मैं डायरेक्ट ये नहीं बता रहा हूँ। और अगर आपको सोल्व करने में कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको आपको पूरा सोल्व करके बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको ज़्यादा समय नहीं खींचना है, जल्द से जल्दी हमको सारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निपटाना है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट है, एक डीसी मोटर में के आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होती है। क्या बोला? एक डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होती है। तो वो होती है आर्मेचर धारा तथा विरोधी विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्मेचर धारा तथा विरोधी विद्युत वाहक बल का गुणनफल। चलिए इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पीएम बराबर बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट के बराबर होती है। अतः डीसी मोटर के द्वारा विकसित शक्ति आर्मेचर धारा एवं विरोधी बैक ईएमएफ के गुणनफल के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट है, डीसी मोटर के प्रारंभिक का नो लोड रिलीज यदि विद्युत प्रदाय उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं करता है तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? मोटर अधिक धारा प्रवाहित होगी और मोटर खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है बोला गया है हमको जो नो वोल्ट रिलीज है वो काम नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सेंस नहीं कर पाएगा और मोटर अधिक धारा ले लेगी और खराब होने की संभावना रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोटर अधिक धारा प्रवाहित होने से खराब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन सी, मोटर के प्रारंभिक का नो वोल्ट रिलीज यदि विद्युत प्रदाय उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं करता है या चलता नहीं है तो मोटर अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण खराब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 6 पोल मोटर फॉर मैकेनिकल डिग्री इज इक्वल टू, अर्थात एक 6 ध्रुव मोटर में 4 यांत्रिक डिग्री बराबर है तो इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है? थीटा बराबर इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर थीटा मैकेनिकल डिग्री इंटू पोल अपॉन 2 होता है फॉर्मूला। ओके, तो मैकेनिकल डिग्री कितना दिया है? मैकेनिकल डिग्री दिया है 4, तो हम इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर मैकेनिकल डिग्री 4 इंटू पोल कितना दिया है 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनो 4, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी आ जाएगी हमारी? 12। ओके, तो इलेक्ट्रिकल हमारा आ जाएगी 12 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, इसके बारे में देखिए
मैकेनिकल डिग्री क्या होती है, थीटा मैकेनिकल बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन पी अर्थात पोल अपॉन 2 होता है। और जब हम इस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं इधर, तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर थीटा मैकेनिकल इंटू पोल अपॉन 2 होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए, तो मैकेनिकल डिग्री 4 दिया है, पोल 6 दिया है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इलेक्ट्रिकल डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल ट्रेन एम्प्लॉइंग ए डीसी सीरीज मोटर is running at a fixed speed. When a sudden drop in voltage of supply taken place, then this result in, अर्थात एक विद्युत ट्रेन एक दिष्ट धारा श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हुए एक निश्चित चाल पर चल रही है। जब प्रदाय के वोल्टेज में अचानक पात होता है या ड्रॉप होता है तो यह घटित होता है। तो उसमें क्या घटित होता है वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या घटित होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, चाल में तो वृद्धि हो जाएगी लेकिन धारा में ड्रॉप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइज इन स्पीड एंड ड्रॉप इन करंट, अर्थात चाल में वृद्धि और धारा में ड्रॉप होगा। डिटेल देख लेते हैं। ओके, डिटेल में देखा, राइज इन स्पीड एंड ड्रॉप इन करंट, अर्थात डीसी सीरीज मोटर में जैसे ही वोल्टेज घटेगी धारा का मान कम हो जाएगा और उत्तेजन धारा के कम होने से फ्लक्स कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी, अतः गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट 500 rpm when armature current is 50 ampere. The value of armature resistance is 0.2 ohm. The speed of motor at the double torque will be, अर्थात एक 220 वोल्ट दिष्ट धारा शंट मोटर 500 चक्र पर मिनट पर चल रहा है जबकि आर्मेचर धारा 50 ओम है, 50 एम्पियर है। आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.2 ओम है। दुगने बल आघूर्ण पर मोटर की चाल होगी तो उसमें इसकी चाल 500 चक्र पर मिनट ही होगी। ओके, क्योंकि इसमें हम, चलिए वो बोल ही दिया होता, 500 चक्र पर मिनट ही रहेगी, क्योंकि इसमें डिटेल में देख लीजिए। इसमें जो डीसी शंट मोटर कंडीशन में क्या होता है, जो टॉर्क जो होता है वो समानुपाती होता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। तो टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क समानुपाती होता है आर्मेचर करंट और फ्लक्स के। टॉर्क का रिलेशन आर्मेचर करंट तथा फ्लक्स से सीधा रिलेशंस होता है, जिससे टॉर्क डबल होने से मोटर की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे मोटर की गति 500 आरपीएम से ही गति करेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 250। ए डीसी सीरीज मोटर हैज लीनियर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस, द मोटर स्पीड इज, अर्थात एक दिष्ट धारा श्रेणी मोटर के चुंबकीय अभिलक्षण रेखीय और आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है, मोटर की चाल होगी। तो मोटर की चाल क्या होगी हमारी, मोटर की चाल जो होगी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगी, अर्थात जो होगा हमारा √T के व्युत्क्रम अनुपात में होगा। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 200 से 250 तक क्वेश्चन किए हैं। एक वीडियो में हम 50-50 क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें जो है हम इसको आगे वाले क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद में जब खत्म हो जाएगा डीसी मशीन के क्वेश्चन तो अगला कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप थ्योरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन लगाइए तो आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके डाउट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।